हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं ये जो प्रोग्राम है हमारा वो बेसिकली जो फोकस्ड है हमारा ये एग्जाम है, ठीक है, बीपीएससी 71 मेंस। इसमें आज हम लोग देखेंगे, पहला टॉपिक क्या देखेंगे? पहला टॉपिक है वो हमारा जनसत्ता न्यूज़पेपर से, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारी जो ये प्रोग्राम है उसमें जनसत्ता का जो मेन क्वेश्चन होगा, जहाँ से मेन का क्वेश्चन फ्रेम होगा, वो टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहला क्या है यहाँ पे? फर्स्ट है जो हमारे सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने संविधान के बारे में आज पेपर में जो है ना काफ़ी बातचीत की। ओके? तो क्या इसके मायने हैं और क्वेश्चन इसका फ्रेम कैसे होगा? उन्होंने कहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो एक जीवंत दस्तावेज है। तो जीवंत दस्तावेज क्यों कहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इससे इससे जो है ना मेंस में क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं और हम यहाँ पे फ्रेम करेंगे उसको। पहला। सेकंड क्या है कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो जीएस2 होता है, शॉर्ट क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया है। आर्टिकल 32 पे हम लोग बात करेंगे आज। सेकंड बात करेंगे यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम पे बात करेंगे। थर्ड हम लोग बात करेंगे बिहार में राजनीति और राजनीतिक आपराधिकरण, वो बात करेंगे यहाँ पे। और भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है? तो आइए उसको एक-एक करके देखते हैं। तो ये जो प्रोग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं ना, तो आप जुड़ सकते हैं। एक छोटा-सा फॉर्मेलिटी को आपको पूरा करना होगा। मैं यहाँ पर एक नंबर लिख देता हूँ। वो नंबर क्या है? 9430357042। आप इस पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। चलिए, आते हैं हम लोग अपने मेन कोर्स पे। सबसे पहला क्या है? देखिए, ये जो है ना जनसत्ता करंट अफेयर जो हमने आज डिस्कस करवाया था पेपर में, उसी को यहाँ पे लिया गया। संविधान को जीवन दस्तावेज क्यों कहा जाता है हमारे संविधान को? समकालीन परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। आज क्या इसका रिलेवेंस है हमारे संविधान का, क्यों इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, उस पे बात किया जाएगा। साथ ही यह भी बताइए कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान को जीवन दस्तावेज क्यों कहा? हमारे जो सीजीआई हैं वर्तमान के, उन्होंने भी कहा है और बी आर अम्बेडकर जी ने भी कहा था। तो उनके क्या मायने हैं, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? इसको हम लोग देखेंगे। आइए क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ देते हैं यहाँ पे। व्हाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट? Discuss its relevance in the contemporary context. Also highlight how CGI and Dr. B.R. Ambedkar have described the Constitution as a living document. Okay? चलिए, ये जो है ना 38 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसका देखिए बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर आंसर लिखा गया है। सबसे पहले क्या होता है, मेंस का कोई भी क्वेश्चन लिखिएगा, आपको वहाँ पर लिखना होता है इंट्रोडक्शन। ओके? उसके बाद आपको लिखना है बॉडी पार्ट एंड थर्ड में क्या लिखना होता था, कंक्लूजन। बॉडी पार्ट में हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव, भाव, सरकार की इनिशिएटिव, ये सब चीजों को यहाँ पे मेंशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आइए भूमिका में कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे संविधान के बारे में पूछा है, तो संविधान के बारे में इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। भारत का जो संविधान है ना, केवल एक कानूनी ग्रंथ नहीं है, मात्र एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि यह भारत का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे का आधार है। बस इतना ही लिखना है आपको, इतनी ही चीजों को समझना है। इसे जीवन दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि यह समय और परिस्थिति के अनुसार क्या होता है, खुद को ढालने की क्षमता रखता है। जैसे अभी एग्जांपल देखिए, अभी जो है ना 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया ना, 33% रिजर्वेशन किसको दिया गया है? महिलाओं को। तो आज आवश्यकता है कि महिलाओं को जो है ना 30% रिजर्वेशन चाहिए। तो हमारा संविधान ही जो है इस चीज को क्या करेगा, परमिशन देगा, है ना? तो यहाँ पे जो है ना संविधान संशोधन किए गए हैं ताकि जो है इन चीजों को लागू किया जा सके, इस प्रोविजन को लागू किया जा सके। तो जो वर्तमान स्थिति है उसको ध्यान में रखकर हमारे संविधान में चेंजेस हुआ ना, और आज से मान लीजिए 50 साल के बाद और भी कुछ परिस्थितियां ऐसी आएगी कि हमें नए चीजों को या नए प्रावधान को लागू करना होगा, तो हम संशोधन कर सकते हैं। आर्टिकल 368 के तहत हमारे संविधान में ये प्रावधान है ना, इसलिए जो है ना इसको जीवन दस्तावेज कहा जाता है। बस इसका मूल उद्देश्य को पकड़े रखिए, समझिए और आंसर को यहाँ पर लिखना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर है देखिए, संविधान को जीवन दस्तावेज क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का कारण यहाँ पे कि इसमें संशोधन की व्यवस्था किया गया है। हमारे जो संविधान है ना, उसमें आर्टिकल 368 में 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। एक साधारण बहुमत के कारण, एक मेजॉरिटी, 2/3 एंड आधे राज्यों का समर्थन के साथ। फिर यहाँ पे न्यायपालिका की व्याख्या करने का पावर दिया गया है। ओके? हमारे संविधान को व्याख्या करने का पावर किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को। फिर आपने देखा होगा
कि मौलिक अधिकार को भी लेकर व्याख्या किया जाता है। जैसे कि आप राइट टू प्राइवेसी को लेकर, एलजीबीटीक्यू अधिकार को लेकर, यहाँ पे उनके अधिकारों के बारे में भी बात किया जाता है। उनके अधिकार को भी उसमें समाहित किया जाता है। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारे संविधान में इसका प्रावधान है ना? जो नहीं था उसको हम लोग संशोधन करके डाल रहे हैं ना? तो यही चीज़ तो है। फिर देखिए यहाँ पे समाज के साथ विकास, मतलब समाज के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मेल खाता है। तो उसमें नए-नए प्रावधान को जोड़ा जाता है, पुराने प्रावधानों को खत्म किया जाता है। जैसे आपने चुनाव बॉन्ड का नाम सुना होगा, चुनाव बॉन्ड, सुना था ना? इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया क्योंकि वो हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं था। और ये पावर किसको था? ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया क्योंकि आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहा था। हमें जो जानने का अधिकार है, इन्फॉर्मेशन का अधिकार है, वो दे ही नहीं पा रहा था, है ना? तो चीज़ों को जो है ना बैलेंस किया जाता है, इसलिए जो है हमारे संविधान को जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। बस सिंपल तरीके से पढ़िए, ज़्यादा कहानी नहीं बनाना है। अगर इतने फैक्ट को आप याद कर लेते हैं और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे। फिर देख लीजिए यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि क्या है यहाँ पे। उन्होंने कहा था कि संविधान केवल कानून का किताब नहीं है, यह सामाजिक क्रांति का माध्यम है, ठीक है? वे मानते थे कि संविधान तभी जीवंत रहेगा जब नागरिक सजग होके न्यायपालिका सक्रिय होंगे और विधायिका क्या होगी? उत्तरदायी होगी। अगर ये तीनों अपने कर्तव्य को निभाएँगे, तो हमारा संविधान क्या होगा? जीवंत रहेगा। ध्यान रखिएगा। जैसे कि अभी कुछ ऐसा कानून बन जाता है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, तो फिर वहाँ पे न्यायपालिका आ जाती है, हमारी अधिकारों की रक्षा करने के लिए। मान लीजिए कुछ ऐसे अधिकार हैं, हमारे अधिकार का वायलेशन हो रहा है, तो नागरिक तुरंत जो है पीआईएल दर्ज करवाते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो यहाँ पे नागरिक सजग है ना। विधायिका विधायिका को अगर लगता है कि नए-नए प्रावधान को जोड़ना चाहिए, जोड़ती है। क्या? चलिए, अब यहाँ पे सीजेआई का जो टिप्पणी है अभी हाल ही में, आज ही कल का पेपर में आप देखोगे, तो कई मुख्य न्यायाधीशों ने कहा कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जो समय की कसौटी पर खड़ा उतरता है। अगर आज हम अपने संविधान को समय के अनुसार तौलें या हम परखें, तो हमारा संविधान जो है ना, आज के अनुसार है, ठीक है? न्यायपालिकों के अनेक फैसले संविधान की व्याख्या नए युग के अनुसार की गई है। जैसे कि सबरीवाला आपने केस सुना होगा, धारा 377 आपने सुना होगा, फिर आधार के मामले में आपने फैसला सुना होगा। फिर देखिए यहाँ पे चुनाव बॉन्ड को खत्म करना, ये सब क्या है? हमारे जो कोर्ट है, हमारे जो न्यायपालिका है, उनके अनुसार अगर उनको लगता है कि ये जो प्रावधान है, वो सही नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में, तो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है हमारे कोर्ट के द्वारा, ध्यान रखिएगा। कंक्लूजन में आपको क्या लिखना होता है? तो भारत का संविधान एक जीवन दस्तावेज है, जो लगातार विकसित हो रहा है। ज़ाहिर-सी बात है हमारा संविधान विकसित हो रहा है। आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि अभी तक हमारा जो संविधान लागू हुआ था ना, तो आज तक 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, हो चुका है। कई नए प्रावधान जुड़े हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य था पहले, नहीं था, वहाँ पे जोड़ा गया। पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो था ना, राइट टू प्रॉपर्टी वो क्या था हमारा? वो था फंडामेंटल राइट, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया। तो चीज़ों को चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है हमारे संविधान में, ठीक है? यही चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देख लीजिए, ये आपका बीपीएससी 70 का जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा गया था, शॉर्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, आर्टिकल 32 के बारे में। बोला है कि भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है, आर्टिकल 32, बस इतना ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आर्टिकल 32 क्या है? बस इतना आप अगर समझ गए ना, तो आप क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे। जैसे कि हमारे संविधान में 32 क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 प्रकार की रीट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट, और यही पावर जो है ना, हमारे हाई कोर्ट को भी दिया गया है आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन वहाँ क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ नोट्स में भी नहीं लिखा। ओके? तो आपको चीज़ों को ध्यान रखना होगा। अगर इस मूल क्वेश्चन के अर्थ को समझ लिए, क्वेश्चन को आप लिख के आ जाइएगा। जैसे देख लीजिए, आर्टिकल 32 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था, ठीक है? क्योंकि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। मान लीजिए आपका जो 6 फंडामेंटल राइट है और उसका वायलेशन हो रहा है, तो आप बिना लोअर कोर्ट गए हुए, बिना हाई कोर्ट गए हुए, आप सुप्रीम कोर्ट में आप जो है ना, ये जो है मामला को उठा सकते हैं। ये पावर दिया गया है। इसलिए हमारे बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये जो आर्टिकल 32 है ना, वो संविधान के हृदय और आत्मा है। 5 प्रकार के रीट में कौन-कौन सा है? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियरी, प्रोहिबिशन और को वारंटो। को वारंटो का मतलब क्या होता है?
सपोज़ कीजिए किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा, तो उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है, उसको टोरंटो बोला जाता है। आई थिंक नहीं, वो हैबियस कॉर्पस हो गया आई थिंक हाँ, ठीक है? तो ये पाँचों रेट के बारे में आपको कन्फर्म करवाएँगे यहाँ पे, है ना? ध्यान रखिएगा। तो नागरिकों को उनके अधिकारों की सुरक्षा देती है और भी जैसे मैंडेमस का मतलब क्या होता है यहाँ पे आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे कुछ ऑर्डर पास करती है कि आपको ये काम करना ही होगा, ठीक है? चलिए, यदि राज्य सरकारी निकाय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं। कुल मिलाकर वो ये है कि मान लीजिए राज्य, ठीक है? या कोई सरकारी निकाय हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है, डायरेक्ट हम 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, बिहार के संदर्भ में यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण से आप क्या समझते हैं? बिहार राज्य के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। आइए सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आंसर में आप क्या लिखोगे कि बिहार में राजनीति और अपराध का गठजोड़ एक प्रमुख चिंता का विषय है। आप देखोगे ना बिहार में राजनीति और अपराध दोनों यहाँ पे जो है ना पैरेलल चल रहा है। जैसे कि राजनीति का अपराधीकरण का मतलब क्या होता है? जो गंभीर अपराधी मामलों में जो आरोपित व्यक्ति हैं, चुनाव लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं। ये क्या हो गया? अपराधी का राजनीतिकरण हो गया। वहीं अपराधियों का राजनीतिकरण यहाँ पे क्या हो गया ये हो गया हमारा राजनीति का अपराधीकरण। अब हम लोग देखेंगे अपराधियों का राजनीतिकरण। जब वो ये राजनीतिक संरक्षण पाकर अपराध से बच जाते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग? अपराधियों का राजनीतिकरण, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो बिहार के केस में आप एग्ज़ाम्पल में यहाँ पर देख सकते हैं कि अनंत सिंह हो गए, शहाबुद्दीन हो गए, जैसे कई नेताओं पे गंभीर आरोप लगे हैं, फिर भी वो चुनाव जीत जाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? बिहार में जो है यहाँ पे राजनीति का अपराधीकरण हो गया। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो यहाँ पे। और चुनाव आयोग ने एक डाटा निकाला था 2020 में कि बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 35% जो विधायक है ना, उन पे आपराधिक मामला दर्ज है। तो नया लेटेस्ट डाटा भी यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं, ओके? फिर यह प्रवृत्ति जो है ना, इसका क्या इम्पैक्ट होता है? तो हमारी लोकतंत्र के लिए सही नहीं होता है। कैसे? क्योंकि इसमें शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रोकने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किया है, लेकिन राजनीतिक दलों के इच्छा शक्ति की कमी के कारण यहाँ पे ये चीज़ जो है देखने को मिलता है बिहार में राजनीति और अपराध का गठजोड़। ओके, तो बस यही चीज़ को आपको लिखना है। थर्ड देख लीजिए कि भारत में वर्तमान में जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गई है, बल्कि एक राजनीतिक घटना है। ठीक है? जाति क्या है? एक सामाजिक घटना नहीं, बल्कि एक राजनीतिक घटना है। क्या आप इससे सहमत हैं? विश्लेषण करें और उत्तर समर्थन में बताएँ। अगर आप हाँ हैं, तो हाँ के पीछे तर्क बताइए, अगर आपका ना है, तो आप उसका तर्क दीजिए। यहाँ पे हम लोग हाँ बोलेंगे और उसके तर्क के बारे में बात करेंगे। आइए क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ देते हैं। इन इंडिया एट प्रेजेंट कास्ट इज़ नो मोर सोशल फिनोमेना, rather it is the political phenomena. Do you agree? Yes, and analyze and give reason. आपको यहाँ पे तर्क देना होगा। देखिए यहाँ पे हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ। जाति अब मुख्यतः एक राजनीतिक घटना बन चुकी है। अब ये जो ना जाति एक राजनीतिक घटना बन चुकी है। इसके पीछे हमको तर्क देना होगा, लॉजिक देना होगा। देखिए, तो स्वतंत्रता के बाद भारत में जाति व्यवस्था कमजोर होनी चाहिए थी, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण जो है ना ये ध्रुवीकरण की ओर बढ़ता चला गया। आपने देखा कि बिहार में मंडल आयोग 1990 के बाद ओबीसी और ईबीसी राजनीति में प्रभावी हुए और चुनाव में उम्मीदवार जातीय समीकरण के आधार पर चयनित होने लगे। जब मंडल और कमंडल आयोग आया था, वहाँ पे आपने देखा कि ओबीसी, ईबीसी के जो कैंडिडेट हैं, ठीक है? वो उम्मीदवार जो है वहाँ पे जातीय के आधार पे वहाँ पे सिलेक्शन होने लगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए जाति आधारित जनगणना, आरक्षण की मांग, जातीय संगठनों की सक्रियता यह दर्शाती है कि जाति अब एक वोट जुटाने का औजार बन गई है। अभी आप ही देख लीजिए, यहाँ पे जो पिछड़े वर्ग हैं ईबीसी, बिहार में इलेक्शन होना है ना, तो ईबीसी कम्युनिटी का लगभग 36% है आसपास। ओके, तो उनको अपने पार्टियां क्या कर रही है कि इनका जो है ना समर्थन पाने के लिए अब लोग जो है ना एक्टिव हो गए हैं। कि उन्होंने कहा कि इन जातियों का जो है प्रेजेंटेशन लोकतंत्र में सही नहीं है, इन पे बढ़ाना होगा, उनके हित में बात करने लगे और इनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर पार्टी यही कर रहा है वहाँ पे। हालाँकि समाज की जातिगत भेदभाव आज भी मौजूद है। ज़ाहिर-सी बात है, जातिगत भेदभाव आज भी है, परंतु इसका मुख्य उपयोग अब राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है क्योंकि इसमें योग्यता और विकास की जो राजनीति है, वो हाशिए पर चली जाती है। आप यहाँ पे इम्पैक्ट बता सकते हैं, एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया
ठीक है? और बिहार के संदर्भ में यहाँ पे डाटा में हम लोग बात कर लिए। अब है कॉलेजियम सिस्टम, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था आपका कि कॉलेजियम क्या है? ये आलोचना का केंद्र में क्यों है? और अपने विचार व्यक्त करें। आइए क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ देते हैं कि व्हाट इज़ अ कॉलेजियम? व्हाई इट एज़ द सेंटर ऑफ क्रिटिसिज़्म मतलब आलोचना करना आपको और एक्सप्रेस योर व्यू। तो हमने कई बार न्यूज़पेपर में भी डिस्कस किया है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कि भाई-भतीजावाद, अंकल कल्चर, भ्रष्टाचार, ओके? जैसे अभी आपने जस्टिस वर्मा का केस आपने देखा ना, उनके घर में बहुत सारे जो है ना कैश प पड़े मिले, लेकिन जब उन उनसे सीबीआई ने कहा कि आपके खिलाफ जो आरोप है ना, वो सही साबित हो रहा है, लेकिन आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पे सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग आपस में मिल-जुल कर उनको हटाने के लिए, जो है ना, महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, ओके? तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कॉलेजियम प्रणाली है, उसके बारे में कुछ लिख दीजिए। कॉलेजियम प्रणाली भारत की न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति और तबादले की एक प्रक्रिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 वरिष्ठ जज जिनमें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की जजों की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं, ठीक है? आप इसको ध्यान में रखेंगे। और इसके देखिए 4 मेंबर होते हैं और 1 सीजीआई होते हैं। तो टोटल कितने में हो मेंबर हो गए? 5। ये इसके हेड होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इस बार आया था, तो लोग इसको अच्छे से लिखे हैं। आलोचना के कारण क्या क्यों है? तो यहाँ पे पारदर्शिता की कमी है। कॉलेजियम सिस्टम काम कैसे करता है उसके बारे में जानकारी ही नहीं किसी को। पूरा गोपनीय तरीके से होता है। जवाबदेही का कमी होता है इसमें। कार्यपालिका और भागीदारी इसमें नहीं होती है, मतलब इसमें एग्जीक्यूटिव कोई भी मंत्री शामिल ही नहीं है, तो जवाबदेही की कमी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं स्वीकारा कि प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। केंद्र सरकार कॉलेजियम प्रणाली की जगह राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की का जो है ना पक्षधर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसको असंवैधानिक करार दे दिया था। ओके, और आपको बता दें यहाँ पे अभी हाल ही में सीजीआई ने भी कहा था कि हाँ, कॉलेजियम में तमाम चुनौती है, लेकिन फिर भी न्यायपालिका के ऑटोनॉमी के लिए ये सही है। ऐसा सीजीआई का स्टेटमेंट था। तो क्वेश्चन में अगर पक्ष में पूछेगा, विपक्ष में पूछेगा तो आपको सारा कुछ ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए 73rd एंड 74th को लेकर हर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के संविधान में 73rd एंड 74th संशोधन के आलोक में बिहार की जमीनी स्तर पे महिलाओं की सशक्त बनाने में स्थानीय स्वशासन की भूमिका क्या है? कुल मिलाकर यहाँ पे जो 73rd एंड 74 है ना, वो महिलाओं को एम्पावर कैसे करता है, उसके बारे में आपको चर्चा कर देना है। और पंचायती राज सिस्टम में जो है ना 73rd एंड 74 का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में बात कर देना। आइए क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ देते हैं। In the light of 73rd and 74th Amendment, discuss the role of local self-government in empowering women at the grassroots level in Bihar. तो आपको इंट्रोडक्शन में बस 73rd एंड 74 के बारे में चर्चा कर दें और सीधा आंसर को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? 73rd एंड 74 संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, सही बात है। इसमें महिलाओं को 33% का आरक्षण तीनों स्तर पे दिया गया है। बिहार ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए 40% का आरक्षण कर दिया है। देखिए लेटेस्ट डाटा को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, तो आप अगर इतना भी याद रखेंगे, आप क्वेश्चन को अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है, एग्जाम में। और आपको बताएंगे ना कि ये कोर्स जो है ना, ये जो हमारा पीडीएफ है ना, इन वर्गों को ज्यादा फायदा पहुंचेगा। जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग यहाँ पे जुड़ेंगे, ठीक है। और इस नीति में बिहार में देखिए हमारा मोटिव है ना, तो हम अगर जानकारी आपको नहीं देंगे ना, तो लोग क्या करते हैं कि कोचिंग जो नया नया स्टूडेंट है उनको नॉलेज नहीं होता है, कैसे पढ़ना है, चीज़ों को कैसे टैकल करना है। वो लोग महँगे-महँगे कोचिंग में चले जाते हैं, 10-15 हज़ार रुपए वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन वहाँ से बहुत कम ही कुछ सीख पाते हैं। क्योंकि कोचिंग वाला उतना बच्चे पे फोकस नहीं करता है, बच्चों पे उतना ध्यान नहीं रख रख पाता है, ठीक है? अगर मान लीजिए 2-4 को सिलेक्शन वहाँ से हो भी गया, तो बस उसको पकड़ के रखेंगे, उसी का एडवर्टाइज़ करते रहेंगे, बाकी का क्या? तो यहाँ पे जो है ना, आपको बस नॉमिनल फी में ये कंटेंट आपको मिल जाएगा। अगर आपको पसंद आता है, तो आप कॉल कर सकते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इस नीति से बिहार में हजारों महिलाएं ग्राम पंचायत, प्रखंड समिति और नगर निकायों में भी निर्वाचित होकर सामने आई है। तो महिलाओं का प्रेजेंस बढ़ा है। अब ग्रास रूट लेवल पे देखोगे ना, तो महिलाओं का प्रेजेंस क्या है, बढ़ा है। महिलाएं क्या हुई, एम्पावर हुई है। महिलाएं जो है ना निर्णय लेने में क्या हो गई है, सशक्त हो गई है। अब महिलाओं को जो निर्णय है उससे राय लिया जाता है हर मामले में, ठीक है। ये सब अच्छी अच्छी बातों को ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा तो नहीं गया था, लेकिन नोट में हमने लिख दिया है कि पंचायती राज से जुड़ा हुआ कुछ कमेटी है, उसका नाम याद रखिएगा। जैसे बलवंत राय कमेटी 1957 बना था, 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश किया था, ठीक है।
फिर अशोक मेहता आपने ध्यान रखना है 1977 में बना था ये। यहाँ पे 2 स्तरीय व्यवस्था का यहाँ पे जो है ना इन्होंने सिफ़ारिश किया था। फिर जीके वी राव 1985 में, फिर एम सिंघवी समिति 1986 में इन्होंने पंचायती राज से जुड़ा हुआ प्रावधान के बारे में क्या दिया था? सुझाव दिया था। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ 73rd या 74 का? तो महिलाओं की जो राजनीति में क्या हो गया, भागीदारी बढ़ गया। नेतृत्व क्षमता में डेवलपमेंट हुआ। महिलाएँ मुद्दे जैसे कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा को यहाँ पे प्राथमिकता मिली। हालाँकि प्रारंभिक चरण में प्रॉक्सी प्रतिनिधि मतलब वही आपने पंचायत सीरीज़ देखा होगा ना प्रधानपति का कल्चर जो था, पत्नी थी निर्वाचित, लेकिन उसके एवज़ में कौन काम कर रहे थे? उसके पति कर रहे थे। उसी को बोलते हैं प्रधानपति। उसी को प्रॉक्सी प्रतिनिधि के बारे में भी बात कहा जाता है। ये शिकायतें थी, लेकिन समय के साथ जागरूकता, प्रशिक्षण और अनुभव से महिलाओं ने स्वयं निर्णय लेना सीख लिया है। ये लोकतंत्र के सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है और बिल्कुल सही भी है। अभी आप देखोगे हमारे लोकसभा में 33% और विधानसभा में 33% महिलाओं का रिजर्वेशन कर दिया गया है। हालाँकि इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो जो महिलाएँ पंचायती इलेक्शन को लड़ रही है, जीत रही है, वही लोग तो पार्टिसिपेट करेंगे अब यहाँ पे। ओके? तो यहाँ से क्या होगा महिलाओं का भागीदारी जो है ना टॉप लेवल पे भी बढ़ेगा। ये सारे क्वेश्चन का हमने डिस्कस किया, ठीक है? अब थोड़ा-सा आइए ब्रीफिंग कर देते हैं, क्योंकि बहुत लोग असमंजस में हैं, कि ये हमारे लिए पीडीएफ कारगर होगा कि नहीं होगा? तो आपको आश्वस्त करते हैं, ये जो है ना आपको बहुत ही कम समय में रिवीजन करने में, चीज़ों को समझने में, क्वेश्चन को समझने में, आंसर को याद करने में, लिखने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? आपको पता ही है कि किन वर्गों को फ़ायदा होता है, ठीक है? जो वन डे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, उनको फ़ायदा करेगा। जो वर्किंग प्रोफेशन में है, उनके लिए काफ़ी है कि बहुत ही कम समय में चीज़ों को समझ पाएँगे, पढ़ पाएँगे, कंटेंट उनको मिल पाएगा, थर्ड हो गया। और जिनको ज़्यादा कुछ पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो ऑफ़िसर बने, तो उनके लिए काफ़ी है, क्योंकि वो सीमित रह के भी एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।